22 की काउंटडाउन शुरू हो गया है, खत्म होने को और 2023 की हम आउटलुक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए अलग अलग मेहमानों के साथ जुड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे अनिरुद्ध सरकार से और समझेंगे 2022 के अंदर बाजार कैसे रह सकता है। अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आपका नाम बड़ा ही प्यारा है अनिरुद्ध, इसका नाम का मतलब क्या है जिसका कोई विरोध ना करे, जो अजय है, ये है क्या आपका नाम का मतलब अनिरुद्ध? Yeah, actually, it means that you continue in spite of obstacles. अरे वाह, बढ़िया है। ये तो फिर बहुत ही अच्छा है। तो आई थिंक आप ये अपने बताइए 2023 के इनफैक्ट अंदर फिर इंडिया को आई थिंक क्या चुनौतियां हैं? हाँ हाँ, बताइए बताइए, प्लीज बताइए ना। आई वाज सेइंग कि आई थिंक अभी अपने इंडिया को वी एक्चुअली रिक्वायर दैट वेर इन इंडिया कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम द ओमिक्रॉन एंड एवरीथिंग। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपके नाम के साथ ही इंडिया के समय की सिचुएशन है, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को हम हटा रहे हैं। अब मेरे को आपसे ना सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछने हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, 2023 के अंदर का जो बाजार होगा वो 2022 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगा, खराब होगा, या ऐसा ही होगा, वॉलेटाइल होगा? किस तरह का मार्केट होगा सर? सी ब्रॉडली अगर देखें कि द वे एक मार्केट प्ले आउट होता है वो डिपेंड करता है कि हम लोग उस साल एंटर कैसे कर रहे हैं। अगर आप पिछले साल देखेंगे, हम लोग पिछले साल के दिसंबर में ऑप्टिमिज्म वाज एट इट्स पीक एंड पेसिमिज्म वाज काइंड ऑफ नोबडी वाज इवन टॉकिंग कि मार्केट कैन कम डाउन। हम लोगों ने देखा लास्ट एक साल में मार्केट ने बहुत फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न दिया है। बहुत ही आई वुड से इट वाज काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है फॉर इन्वेस्टर्स जो लोग पिछले 2 साल में मार्केट में आए हैं। इस साल अगर आप देखें, हम लोग जो 2023 में एंटर कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली एंटरिंग विद अ लॉट ऑफ पेसिमिज्म। मतलब अगर आप किसी भी 5 इन्वेस्टर से बात करेंगे, मुश्किल से आपको 5 में से एक मिलेगा जो बहुत बुलिश है एंड जो बोल रहा है कि मेरे को इक्विटी में और पैसा डालना है। सो मेरा बिलीफ है कि व्हेन वी आर एंटरिंग अ मार्केट और अदर एक नया कैलेंडर एंटर कर रहे हैं विद सो मच ऑफ पेसिमिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस काफी लो है, आई वुड से कि इधर से द स्कोप ऑफ मेकिंग मनी इज मच हायर कंपेयर टू पिछले साल जो स्कोप था। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगला एक साल में पैसा बनेगा मच मोर कंपेयर टू जो पिछले साल में हुआ है, इज द फैक्ट दैट जो भी नेगेटिव्स थे पिछले एक साल में, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप, इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम हाइज ऑफ 40 इयर्स, यूक्रेन रशिया वॉर, मोस्ट ऑफ देम आर नाउ बिहाइंड अस। अभी अनलेस कुछ नया कुछ इवेंट आता है, कुछ नया शॉक आता है, वेदर वी से कि द पैंडेमिक जो भी चाइना से आ रहा है न्यूज, वेदर दैट विल इम्पैक्ट और नॉट, आई वुड से कि अनलेस कुछ नया आता है, आई डोंट सी अ रीजन कि मार्केट यहाँ से, आई वुड से द हाई सिंगल डिजिट्स टू अर्ली टीन रिटर्न्स इट कांट गिव। सो दैट इज माय व्यू। एब्सोल्युटली अनिरुद्ध, आप फंडामेंटल्स, बाजार और इकोनॉमी पर अपनी तगड़ी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। शुरुआत में एक फेमस प्रोवर्ब के साथ करना चाहूँगी। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इट इज़ टू नॉट इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। कंपाउंडिंग का महत्व हमारे निवेशकों को समझाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब नए साल में हम प्रवेश करें, और अभी अभी आप समझा रहे थे कि कई सारी पेसिमिज्म थी, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे कि जो कि 2022 ने देखे, बावजूद इसके भारतीय बाजार ने परफॉर्म ज़रूर किया है। लेकिन नए साल में प्रवेश करने के साथ पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि निवेश का नज़रिया या निवेश की सबसे सही समझ जो है वो बडिंग इन्वेस्टर्स के मन में होनी चाहिए। रूल ऑफ कंपाउंडिंग पर आपकी राय क्या होगी? एक चीज जो मैं इनफैक्ट पिछले 6 to 7 मंथ से इन्वेस्टर्स को आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट डोंट कम टू द मार्केट कि ये सोच के कि मेरे को यहाँ पे हर इन एवरी टाइप ऑफ मार्केट मेरे को 15-20% रिटर्न मिलेगा। द रियल आर्ट ऑफ मेकिंग मनी इन इक्विटी इज टू बी देयर इन द मार्केट, टू कंटिन्यू जो डिफरेंट अप साइकिल्स डाउन साइकिल्स होते हैं उसमें कंटिन्यू करना। अगर आपने डाउन साइकिल में पैसा निकाल लिया, देन यू आर गोइंग टू मेक द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। ऑन द कॉन्ट्री जो होता है रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज, अगर आपको मार्केट नीचे जा रहा है, यू एड अप मोर मनी इनटू द कंपनीज जहां पे आपका हाई कन्विक्शन है, rather than taking out the money. The moment आपने पैसा निकाल लिया, you're out of that game. So I would say that investors जो आ रहे हैं मार्केट में, इनफैक्ट जो लास्ट 2-3 साल में मार्केट में आए हैं, उनको ये समझ के चलना चाहिए कि ये पैसा जो मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, ये पैसा अगले 4-5 साल के लिए आई एम इन्वेस्टेड। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इज डेफिनेटली इंटैक्ट।
I don't need to explain. Everyone is, I would say, very well read how India is growing on all parameters. अगले 4-5 साल के व्यू से अगर इन्वेस्ट कोई कर रहा है, मार्केट के जो ये डाउनफॉल्स होते हैं, ये मौका होता है और इन्वेस्ट करने का, ना कि पैसा विड्रॉ करने का। ऑल राइट, बिल्कुल अनिरुद्ध। मॉर्निंग प्रियंका यार। अनुराध, जैसे 2023 की बात की जा रही है और बात ये लगातार कहा जाता है कि इंडिया के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, हम दूसरे बाजारों के मुकाबले एक्सपेंसिव है, रिस्की है 2023 में भी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रिटर्न मिले हैं। कौन से ऐसे स्पेसेस होंगे 2023 के लिए जहां आपको वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं लगते, जहां वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट है और आपको लगता है कि वो बीटन डाउन रहे थे और यहाँ पैसा बन सकता है? क्या मेटल और आईटी इनमें से हो सकते हैं या फिर कुछ और स्पेसेस चूज करेंगे? See, before I come to the sectors, मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो डिबेट होता है अबाउट इंडिया बीइंग एक्सपेंसिव, मैं उसको हमेशा ये बोलता हूँ कि इंडिया विल रिमेन एक्सपेंसिव। आज के दिन में अगर आप दुनिया में कोई भी कंट्री देख ले, कोई भी इकोनॉमी देख ले, देयर इज नो कंट्री व्हिच इज ग्रोइंग एट 6.5 to 7%. People are talking about the recession, people are talking about the contraction. On the contrary, यहाँ पे इंडिया में हम लोग 6-7% की अपस्विंग की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर देखें, अगर मैं इंडियन कॉर्पोरेट्स को कंपेयर करूं विद द peers in the rest of the world, I think Indian corporates are growing at the fastest pace compared to anybody else in the world. तो ये जो अपना प्रीमियम वैल्यूएशन रहेगा, आई वुड से वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप सेक्टर्स की बात करें, जो सेक्टर्स मेरे को लग रहा है कि आज के दिन में भी इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और अगले 1 साल के व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, आई वुड से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इज वन स्पेस। यस, लास्ट 6 months 8 months दे हैव डन वेल, बट आई विल से कि उनका अभी भी प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन पे, आई विल नॉट से ऑल द बैंक्स, बट यस काफी सारे बैंक्स है जहां पे आई वुड से डिसेंट हेडरूम फॉर मल्टीपल एक्सपेंशन है। दूसरा स्पेस जो हम लोग बहुत बुलिश है, एंड आई वुड से ये सिर्फ 1 साल का प्ले आउट नहीं है, अगले 2-3 साल का प्ले आउट है, इस जो पूरा जो इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस स्पेस है, ये एक स्पेस है जहां पे डेफिनेटली देयर इज इनफ स्कोप फॉर अर्निंग्स एक्सपेंशन, इनफ स्कोप फॉर मल्टीपल एक्सपेंशन। और तीसरा जो स्पेस है जहां पे हम लोग कंटिन्यू टू बी वेरी बुलिश इज एनर्जी एंड द यूटिलिटीज। ये एक स्पेस है जहां पे डिमांड कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे को नहीं लगता अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एनर्जी का डिमांड कम होने वाला है, एंड ये पार्टिसिपेट करेगा जो पूरा जो कैपेक्स साइकिल है उसी को सपोर्ट करने में। सो ब्रॉडली ये 3 सेक्टर्स जो ब्रॉड सेक्टर्स है, विच इज बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, डिफेंस एंड योर एनर्जी, ये एरियाज है जहां पे मेरे को दिख रहा है कि डिसेंट हेडरूम फॉर ग्रोथ है। आपने आईटी एंड मेटल्स बोला, उसमें मेरे को सिर्फ ये कंसर्न है दैट फॉर आईटी I would want to wait for at least 1 quarter to see ki has the earnings bottomed out with regard to the margins, are the deal wins coming back, क्योंकि वो एक बड़ा कंसर्न है। बिकॉज अगर हम लोग आईटी की बात करते हैं, यूरोप एंड यूएस जहां पे स्लो डाउन की बातें चल रही हैं, वहां पे द आईटी प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग पोस्टपोन्ड, दे आर नॉट गेटिंग कैंसल बट दे गेटिंग पोस्टपोन्ड। तो वो एक देखना है कि इस क्वार्टर में विल बी अ गुड इंडिकेटर कि वो आउटलुक हैज इंप्रूव्ड और नॉट। मेटल्स आई वुड अवॉइड फॉर नाउ, क्योंकि मेटल्स बहुत ही वोलेटाइल होता है। चाइना में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। सो एज ऑफ नाउ आई वुड अवॉइड मेटल्स। ठीक है अनिरुद्ध, इस बार के 2022 के अंदर हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्टिव थी अपने स्टांस को लेकर, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करने को लेकर। हालांकि नंबर्स उतने एक्साइटिंग नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी क्रिस्टल क्लियर थी कि उनको करना क्या है। कोई ऐसी थीम जो गवर्नमेंट थोड़ा रेगुलेटेड हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट का आपको लगता है कि अगले 1-1.5 साल में उनका जवाब आ जाएगा, उनकी क्लैरिटी आ जाएगी, तो स्पेस के अंदर हम थोड़ा ज़्यादा पहले से पोजीशन रखें या फिर काम करना शुरू करें? इसमें आई फील दैट अगले 12 से 15 महीने में बहुत ही अनलाइकली है कि कुछ होने वाला है। मेन रीजन बीइंग दैट वी आर गेटिंग इनटू इलेक्शंस, और इलेक्शन के पहले आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट कुछ बड़ा कुछ कंपनी को डाइवेस्ट करने वाला है। हम लोग काफी टाइम से वी आर हियरिंग दैट कंटेनर कॉर्प विल गेट डाइवेस्टेड, काफी सारे दूसरे कंपनीज है विच विल गेट डाइवेस्टेड, बट आई वुड से कि बहुत ही अनलाइकली है कि अगले 1 साल में इसमें से कुछ होने वाला है। द मेन रीजन बीइंग दैट these companies जब डाइवेस्ट होंगे they will go to the private companies, और वो एक बड़ा इलेक्शन का एजेंडा बन जाता है of the opposition that you know the government companies have been sold to XYZ private companies। तो मेरे को नहीं लगता है कुछ बड़ा कंपनी का डाइवेस्टमेंट होने वाला है अगले 1 साल में।
अनिरुद्ध, नए साल के साथ साथ जो सबसे बड़ा इवेंट कह सकते हैं, सबसे बड़ा ट्रिगर 2023 का होगा, वो होगा बजट। बजट से ठीक पहले कई सारे स्पेसेस, कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पर हम नजर रखते भी हैं, और बजट से ठीक पहले उन सेक्टर्स में एक अपमूव दिखता भी है, एक्शन दिखता है, जैसे कि रेलवे, इंफ्रा से जुड़े सेक्टर, फर्टिलाइजर से जुड़े सेक्टर। सेक्टर स्पेसिफिक बजट से ठीक पहले नजर कहाँ रखनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि प्री बजट रैली बाजार में नजर आएगी, या फिर ये जो वन ऑफ पॉजिटिव अपमूव्स नजर आ रहे हैं और यहाँ से गिरावट नजर आ सकती है मार्केट में ओवरऑल? With the taking the risk of kind of giving an outlook for the next 1 month, I will say कि ये जो लास्ट एक हफ्ते में जो मार्केट आया था नीचे, वो had come down not for any fundamental reason. वो हम सबको पता है कि वो थोड़ा सा टेक्निकल रीजन भी था, because of over leveraged positions in the system, the margin of falls which had happened, and because of which जो margin selling हुआ था। मेरा व्यू है कि यहाँ से 1 Feb तक जो आपका बजट है, यहाँ से हो सकता है मार्केट माइट मेक अ फ्रेश हाई। नाउ दैट इज जस्ट एन ओपिनियन व्हिच आई हैव फॉर माय पर्सनल, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, बट द मेन रीजन फॉर दैट इज दैट जो प्री बजट रैली एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है आ जाए। एंड द रीजन बीइंग दैट बजट में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा फॉर गवर्नमेंट टू पुश फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू पुश फॉर द कैपेक्स साइकिल, टू पुश फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स। उनका फोकस ये भी रहेगा कि काफी सारे जो स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस है वहां पे भी काफी सारा कैपेक्स करें, सो दैट जॉब क्रिएशन हो। विद ऑल दिस इन माइंड, आई वुड से दैट बजट बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है विद रिगार्ड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट का एक फियर है कि वेदर देयर विल बी सम चेंजेस इन द टैक्सेशन विद रिगार्ड टू द इक्विटी मार्केट्स। आई डोंट थिंक सो, बहुत ही अनलाइकली है कि इलेक्शन के पहले कुछ ऐसा कुछ होगा, because that would again kind of derail the entire sentiment in the equity markets. So मेरा व्यू ये है कि यहाँ से optimism का scope is better to keep and not to be pessimistic, at least going into the budget. Also beyond that, next 1 year, as I said, कि I would say कि यहाँ से scope पैसा बनाने का ज्यादा है, पैसा नुकसान करने का काम है। पैसा बनाने का स्कोप क्या उन स्पेसेस में भी ढूंढना चाहिए जहां रूरल रिकवरी स्लो डाउन के चलते हमने कॉन्ट्रैक्शंस देखे, चाहे एफएमसीजी पैक में आपके वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो, ऑटो पैक में टू व्हीलर रिकवरी में स्लगिशनेस रही हो, क्या इस थीम पर अगर आपको कुछ स्पेसेस या फिर सब स्पेसेस चूज करने हो तो क्या होंगे? See, with the demand recovery in the agricultural side, I have been bullish for some time, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि it is getting postponed again and again. फेस्टिव सीजन का जो डिमांड था वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। एक्सपेक्टेशन इज दैट पोस्ट द हार्वेस्ट सीजन ऑफ द खरीफ क्रॉप हो सकता है कि वो डिमांड इंप्रूव हो, बिकॉज एज पर व्हाट वी आर गेटिंग टू नो द खरीफ सीजन क्रॉप हैज बीन मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। हैविंग सेड दैट, जो लगता है कि जो मैंने बताया कि बजट में हो सकता है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग रहे ऑन द एग्री साइड, हमारा ये व्यू है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाला है इन द हैंड्स ऑफ द एग्री हाउस होल्ड्स। वहां पे आई वुड से FMCG play is a good play, the two-wheeler play is a good play, but only concern is कि valuations are a bit high, inflation continues to be high, so ये सब देखते हुए it's not very clear कि demand actually बहुत ज्यादा पिकअप करेगा या फिर हो सकता है we have bottomed out. So worst case में ये लगता है कि यहाँ से downside नहीं है for the FMCG and the auto space, but upside possibility is very very high. अनिरुद्ध, ये फार्मास्यूटिकल्स पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? बीच में कोविड का एक छोटा सा ट्रिगर बना तो था, लेकिन वो तो फेल होता दिख रहा है। ये फिर से अपनी सुप्त अवस्था में, यानी कि बिल्कुल साइडलाइन होके नेगेटिव होके जा रहे हैं। क्या 2023 भी इनको जगा नहीं पाएगा? इफ यू सी द फार्मा सेक्टर, वो बेसिकली क्या हुआ है लास्ट 18 मंथ्स, उसमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी का अर्निंग्स बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हुआ है, मोर एंड मोर मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि सबका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे वेयर वी स्टैंड टुडे, यहाँ से अगले 1 साल में आई एम नॉट वेरी होपफुल फॉर द फार्मा सेक्टर। द रीजन बीइंग दैट प्राइस प्रेशर कंटिन्यूज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा चीज जो ये है कि जो कोविड प्ले है वो हम लोगों ने देखा था 2020 में, बहुत ही सिलेक्टिव कुछ कंपनीज होते हैं जो भागते हैं, दैट टू इट इज टू मच ड्रिवन ऑन द न्यूज। आज के दिन में आई वुड से वी आर नॉट इन दैट फेज जहां पे वी कैन टेक अ कॉल ऑन द फार्मा सेक्टर जस्ट बिकॉज कोविड बढ़ने वाला है। सो आई वुड बी अवॉइडिंग दैट सेक्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें भी अगर किसी को फार्मा खेलना है, आई वुड से टू प्ले विद द नॉन कोविड प्लेज एंड जहां पे डोमेस्टिक प्ले है,
rather than looking at companies जहाँ पे export opportunity है. So avoid COVID plays, avoid export opportunities. Look for pharma companies जहाँ पे domestic play है. Because domestically, I would say the consumption of medical products is increasing. एब्सोल्युटली। तो चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही ये सारी की सारी बातचीत हमारे साथ शेयर करने के लिए, मार्केट पर अपना आउटलुक और 2023 के लिए आपको कौन से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव लग रहे हैं ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर दैट, हैव अ नाइस डे टू यू। और अगले साल फिर से आपसे मुलाकात होगी।